हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका लेक्चर नंबर 42। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम संबंध के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिक्षण एवं अधिगम के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। शिक्षण तथा अधिगम के संबंध का स्वरूप क्या है। शिक्षण तथा अधिगम के संबंध के स्वरूप को तीनों रूपों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1 है आपका शिक्षा प्रक्रिया के 4 पक्षों के संबंध के रूप। यहाँ पर हमने देखा कि शिक्षा प्रक्रिया के 4 पक्षों के संबंध के रूप में तो हासफोर्ड ने अपनी पुस्तक अनुदेशन सिद्धांत में शिक्षा के 4 पक्षों का उल्लेख किया, जिसके संबंध के स्वरूप के ये 4 पक्ष निम्नलिखित हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षा प्रक्रिया के 4 पक्षों के संबंध क्या क्या हैं। नंबर 1 है अधिगम। ये कौन करता है अधिगम? यहाँ पर अधिगम करने का कार्य करता है शिक्षार्थी। अधिगम प्रक्रिया के माध्यम में व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। जो भी शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य होता है उससे जो अधिगम होता है छात्रों में, जो वो सीखते हैं उससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। नंबर 2 हम देखते हैं शिक्षण। शिक्षण किसके द्वारा होता है? यहाँ पे शिक्षक के द्वारा। शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से अधिगम में सुगमता प्रदान की जाती है। जो भी छात्रों को अधिगम होता है वो शिक्षण के कारण ही होता है। शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसी से छात्रों में अधिगम होता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। नंबर 3 हम देखते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम प्रक्रिया में विद्यालय द्वारा नियोजित अनुभव को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम होता है वो विद्यालयों द्वारा नियोजित अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो भी पाठ्यक्रम होते हैं वो जो भी हमारे शिक्षक होते हैं जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं वो उनके अनुभवों द्वारा और अच्छे ढंग से बुक की सहायता से तो एक्सप्लेन ही होता है, साथ ही वो अपने अनुभव के माध्यम से किसी भी चीज़ को और आसान तरीके से कैसे समझाया जाए ये हमारे शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों के माध्यम से चीज़ों को और सरल बना देते हैं। तो और इसमें जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम जो है अनुभव के आधार पर तैयार किया गया होता है, जिससे कि छात्र को अधिगम करने में और शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में आसानी होती है। नंबर 4 है आपका शैक्षिक आयोजन। शैक्षिक आयोजन में समस्त शैक्षिक अनुभव की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो विद्यालय में या विद्यालय के बाहर की जाती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शैक्षिक आयोजन होते हैं वो समस्त शैक्षिक अनुभव की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है उसमें, और ये विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर भी हो सकते हैं शैक्षिक आयोजन। तो देखिए फिगर के माध्यम से यहाँ पे संबंध को स्पष्ट किया गया। शिक्षा के चारों पक्षों में अंतर प्रक्रिया का स्वरूप। शिक्षा के चारों पक्षों में अंतर प्रक्रिया का स्वरूप निम्न होता है। नंबर 1 है इसमें पाठ्यक्रम के उस पक्ष को शैक्षिक नियोजन में सम्मिलित किया जाता है जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2 है शिक्षक शैक्षिक नियोजन में छात्र बिना पाठ्यक्रम तथा शिक्षक के अंतर प्रक्रिया होती है। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम के मध्य शैक्षिक आयोजन के द्वारा अंतःक्रिया होती है। यहाँ पर शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों के मध्य शैक्षिक आयोजन जब होता है तो अंतःक्रिया होती है। इसमें शिक्षक तथा पाठ्यक्रम के मध्य शैक्षिक आयोजन के द्वारा अंतःक्रिया होती है। पाठ्यक्रम के बिना ही शिक्षक तथा शिक्षार्थी में शैक्षिक आयोजन से अंतःक्रिया होती है। जब पाठ्यक्रम ना भी हो तब भी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य शैक्षिक आयोजन में अंतःक्रिया होती है। नंबर 6 हम देखते हैं शिक्षक का व्यवहार बिना पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक आयोजन के होता है। नंबर 7 हम देखें तो पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक आयोजन में प्रयोग ना किया जाए और ना छात्रों तक पहुंच सके। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 8 है पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक आयोजन की अंतःक्रिया जो छात्र तक नहीं पहुँचती है। नंबर 9 है शैक्षिक आयोजन का वह कार्यक्रम
जिसे प्रयुक्त न किया जा सके। शैक्षिक आयोजन शिक्षण तथा अधिगम के द्वारा शिक्षार्थी का समस्त अधिगम नहीं होता। इसमें शिक्षार्थी के उन अधिगमों को भी सम्मिलित किया जाता है जो अन्य माध्यमों से होते हैं। नंबर 2 हम देखते हैं शिक्षण अधिगम के संबंध की मनोवैज्ञानिक रूपरेखा। बर्नार्ड ने शिक्षण अधिगम संबंध के स्वरूप को निम्न चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षण अधिगम के संबंध देखते हैं तो यहाँ पर छात्र है और एक तरफ शिक्षक का बीच में प्रक्रिया है। छात्र की कुछ यहाँ पे छात्र का कुछ भाग जो है वो प्रक्रिया में है, शिक्षक का भी कुछ भाग प्रक्रिया में है। तो इस तरह से जो हम देखेंगे अधिगम का जो संबंध बन रहा है वो छात्र शिक्षक के मध्य प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है। बर्नार्ड द्वारा प्रस्तुत इस चित्र से स्पष्ट होता है कि शिक्षण तथा अधिगम के संबंध के लिए व्यापक रूप से अधिगम परिस्थितियां महत्वपूर्ण घटक होती हैं। इसके पश्चात शिक्षण की क्रियाएं अधिगम प्रक्रिया का संचालन करती हैं, जिसमें छात्र अपने अनुभव एवं क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है और शिक्षण और अधिगम की क्रियाओं के समन्वय से बालक का विकास होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अधिगम की प्रक्रिया उसके संचालन से छात्र अपने अनुभव क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और अधिगम की क्रियाओं के समन्वय से बालक का विकास भी हो रहा है। छात्रों के विकास के लिए शिक्षण और अधिगम की क्रियाओं का समन्वय ही उत्तरदायी होता है। अगर छात्रों का विकास होना है तो उसके लिए अधिगम की क्रिया में समन्वय का होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 3 हम देखें तो शिक्षण अधिगम संबंध के घटक क्या क्या हैं। अधिगम के उद्देश्य ही शिक्षण तथा अधिगम के उद्देश्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे अधिगम के उद्देश्य ही शिक्षण तथा अधिगम के उद्देश्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो भी आप अधिगम का उद्देश्य रखते हैं उसके लिए शिक्षण और अधिगम, अब शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य कितना प्रभावशाली ढंग से हुआ और छात्र ने कितना अधिगम किया, इसका उद्देश्य ही उत्तरदायी है। उद्देश्यों के माध्यम से ही कक्षा में शिक्षण तथा अधिगम में संबंध स्थापित होते हैं। शिक्षण तथा अधिगम के संबंध को निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1 है ज्ञान, संकेत, अधिनियम, उद्दीपन, अनुक्रिया, अधिगम, शाब्दिक श्रृंखला और अधिगम। और शिक्षण क्या है? स्मृति स्तर, शिक्षण, बोध। नंबर 2 में हम देखते हैं बोध, शाब्दिक श्रृंखला, अधिगम, बोध। नंबर 3 हम देखते हैं प्रयोग है तो बहुभेदीय अधिगम होता है इसमें, और ये होता है स्तर। विश्लेषण में देखते हैं प्रत्यय अधिगम, ये आपका होता है शिक्षण। संश्लेषण में क्या? प्रत्यय अधिगम, ये आपका चिंतन है। और मूल्यांकन में अधिनियम, अधिगम, समस्या समाधान और अधिगम, ये आपका होता है स्तर शिक्षण। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षण उद्देश्यों, अधिगम स्वरूपों तथा शिक्षण स्तरों के क्रम में घनिष्ठ समानता होती है तथा अधिगम उद्देश्य, अधिगम का स्वरूप तथा शिक्षण स्तर के लिए पूर्व आवश्यकता पिछले की होती है तथा बोध स्तर के विकास के लिए स्मृति स्तर शिक्षण पूर्व आवश्यकता होती है। बोध उद्देश्य के लिए ज्ञान उद्देश्य पूर्व आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रत्यय अधिगम के लिए बहुभेदीय अधिगम पूर्व आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो तालिका बनाई गई है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण उद्देश्यों, अधिगम स्वरूपों तथा शिक्षण स्तरों के क्रम में घनिष्ठ समानता होती है तथा अधिगम उद्देश्य, अधिगम का स्वरूप तथा शिक्षण स्तर के लिए पूर्व आवश्यकता पिछले की होती है। यथा बोध स्तर के विकास के लिए स्मृति स्तर शिक्षण पूर्व आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम बात करें अगर छात्रों को बोध कराना है, किसी भी चीज़ का अधिगम कराना है तो उनके पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ना होगा। स्मृति स्तर का मतलब यहाँ पर यही है कि छात्र को नवीन ज्ञान देने से पहले एक शिक्षक को अपने शिक्षण के माध्यम से उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ना पड़ता है नवीन ज्ञान को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बोध उद्देश्य के लिए ज्ञान उद्देश्य पूर्व आवश्यकता होती है। बच्चे को समझने के लिए, उसको अधिगम करने के लिए, एक छात्र को अधिगम करने के लिए उसका जो पूर्व ज्ञान है उससे कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर उसके बोध उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसी प्रकार प्रत्यय अधिगम के लिए बहुभेदीय अधिगम पूर्व आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो भी अधिगम करना है उसके बारे में सब पूर्व ज्ञान से अटैच करके ही नवीन ज्ञान के विषय में
जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।